नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरीश रावत ने देहरादून में 24 घंटे का धरना दिया। कई लोगों का कहना है कि हरीश रावत के इस धरने से क्या होने वाला है, हरीश रावत के इस धरने का इंपैक्ट कितना रहने वाला है, हरीश रावत का यह धरना कितना सफल कहा जा सकता है। ये कई सारे सवाल है, लेकिन इन सवालों से भी बड़ा एक सवाल इस धरने से, हरीश रावत के 24 घंटे के धरने से जन्मा है, और वो यह है कि हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति में अब कितने प्रासंगिक बचे हैं। मेरे इस सवाल पर कई लोगों को ऐतराज हो सकता है। हरीश रावत की प्रासंगिकता पर सवाल उठाने पर कई लोगों को ऐतराज हो सकता है, लेकिन यह सवाल तो जन्मा ही है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हरीश रावत की उत्तराखंड कांग्रेस की मौजूदा राजनीति में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ बिंदुओं को रखता हूं, आप गौर कीजिए। और मैं तो कहता हूं कि कुछ बिंदुओं पर आने से पहले आप कुछ तस्वीरों को देख लीजिए, इसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। आपने इन तस्वीरों को देखा, जिन तस्वीरों में बहुत सारे लोगों की भीड़ दिख रही है, वो 21 नवंबर की तस्वीर है। और जिन तस्वीरों में हरीश रावत के आसपास कुछ लोग दिख रहे हैं, यह तस्वीरें हरीश रावत के 24 घंटे के धरने की तस्वीरें हैं। आपको याद होगा 21 नवंबर को कांग्रेस के नेता और पार्टी में हरीश रावत के धुर विरोधी प्रीतम सिंह ने सचिवालय कूच के नाम पर एक प्रदर्शन किया था देहरादून में। उस समय पर उस प्रदर्शन को लेकर दो सबसे बड़ी वजह रखी गई थी। एक, अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी के नाम का खुलासा होना चाहिए, अंकिता भंडारी मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। और दूसरा, विधानसभा भर्ती प्रकरण में उस समय के विधानसभा अध्यक्ष, जब यह भर्तियां हुई थी, प्रेमचंद अग्रवाल पर भी एक्शन की मांग की गई थी। आज उत्तराखंड की राजनीति में ये दो बड़े मुद्दे हैं। इन्हीं दो बड़े मुद्दों को प्रीतम सिंह ने उठाया था, और इन्हीं दो बड़े मुद्दों में से एक मुद्दे को हरीश रावत ने अपनी 24 घंटे के धरने में उठाया है। मैं इन दोनों आयोजनों की कोई तुलना नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन एक बात पर गौर करने की बहुत ही जरूरत है। उत्तराखंड में कांग्रेस के पास 19 विधायक है, और प्रीतम सिंह के आयोजन में इनमें से 14 विधायक शामिल हुए थे। जो हरीश रावत के खेमे के विधायक है, वो इसमें शामिल हुए नहीं थे, लेकिन 14 विधायकों के साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के सारे बड़े नेता शामिल हुए थे। हरीश रावत और कर्ण मेहरा शामिल नहीं हुए थे। इसके अलावा करीब करीब सभी उत्तराखंड कांग्रेस के प्रमुख लोग प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच में शामिल हुए थे। अब अगर हरीश रावत के इस 24 घंटे के धरने की बात करें, तो कांग्रेस के 19 विधायकों में से केवल उनकी बेटी अनुपमा रावत ही शामिल रही है। हालांकि इसको लेकर जब कांग्रेस के तमाम लोगों से सवाल किए गए, तो कहना था कि यह गैर राजनीतिक धरना है, लेकिन हरीश रावत एक राजनीतिक व्यक्ति है। इसके अलावा जो इस धरने में शामिल रहे, ध्यान देने की बात है कि वो हरीश रावत की अपनी पुरानी टीम के लोग शामिल रहे हैं। यशपाल आर्य यहां आए नहीं है, वो कुमाऊं में बिजी रहे हैं, और कर्ण मेहरा दिल्ली में मौजूद रहे। आप मेरी इस तुलना पर यह कह सकते हैं कि इसकी जरूरत ही क्या है, लेकिन मेरे पास इस तुलना की एक बहुत वाजिब वजह है। हरीश रावत एक राजनीतिक व्यक्तित्व है, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। इसलिए यह समझना बहुत ही जरूरी है कि हरीश रावत की कांग्रेस संगठन में कितनी ताकत बची है, और यह भी समझना बहुत ही जरूरी है कि अब हरीश रावत की किसी भी अपील का जनता में कितना असर बचा है। इन दो सवालों के उत्तर की तलाश जरूरी है। इन सवालों के उत्तर की खोज शुरू करने के बाद यह समझा जा सकता है कि हरीश रावत पिछले 3 माह से किसी मुद्दे को उठा रहे हैं, तो उसको लेकर उत्तराखंड की सरकार पर दबाव क्यों नहीं बन पा रहा है। आप गौर कीजिए, हरीश रावत पिछले 3 माह से अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम के खुलासे को लेकर मुहिम पर है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, वीआईपी का हुलिया तक सोशल मीडिया पर खोल दे रहे हैं। लेकिन हरीश रावत के इतने यत्नों के बाद भी अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी को लेकर उत्तराखंड पुलिस या फिर उत्तराखंड सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। हरीश रावत के इतने यत्नों के बाद भी एसआईटी ने अपने 500 पेज की चार्जशीट में किसी वीआईपी का जिक्र तक नहीं किया है। केवल आरोपियों के नार्को टेस्ट की अर्जी अदालत में लगी है, उस पर भी तीनों आरोपियों ने ऐतराज जता दिया है। हालांकि इस पर अभी अदालत में सुनवाई चल रही है, लेकिन इन सब मामलों के बीच उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत के इस 24 घंटे के धरने से एक बड़ा सवाल तो जन्म लेता ही है, और वो यह है कि हरीश रावत का उत्तराखंड की कांग्रेस की राजनीति में अब कितना असर बचा है।
किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व की दो ही सबसे बड़ी ताकत होती है, एक उसका संगठन और दूसरा जनता का साथ। हरीश रावत का देहरादून में 24 घंटे का धरना चंद लोगों तक सीमित होता हुआ दिखा है। एक नेता की ताकत जनता की भीड़ होती है और उस भीड़ की हुंकार होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी हरीश रावत के इस धरने में नहीं दिखा है। यह समझना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब अपने दूसरे सवाल पर आता हूं, और दूसरा सवाल यह है कि क्या हरीश रावत को अब अपने आगे के राजनीतिक जीवन की यात्रा को लेकर एक समीक्षा करने का वक्त आ चुका है। हालांकि इस पर हरीश रावत खुद कई बार अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं, वो कई बार राजनीति से संन्यास लेने की बात कर चुके हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि उन्होंने जितनी बार भी राजनीति से संन्यास लेने की बात की है उसके राजनीतिक मायने ही रहे हैं। उन्होंने कई बार कहने के बाद भी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा तो की नहीं है। अब इन सब बातों को देखते हुए वैसे तो एक सवाल यह भी बनता है कि हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति में असरहीन क्यों होते जा रहे हैं, और यह सच हरीश रावत ने कई बार खुद स्वीकार किया है। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के समय टिकट बंटवारे को लेकर आया उनका बयान इस बात की तस्दीक करता है कि वो खुद को उस समय उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में बहुत ही असहाय मान रहे थे, असहाय दर्शा रहे थे। और हरीश रावत की उस समय की सोशल मीडिया की पोस्ट को आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टिकट बंटवारे को लेकर उन्होंने जो उस समय पर सोशल मीडिया पर लिखा था। मैं एक और बात मानता हूं, उत्तराखंड में इस समय पर भाजपा और कांग्रेस में सत्ता का अगली पीढ़ी को हस्तांतरण का काम चल रहा है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। यह बात हरीश रावत को समझनी चाहिए, और भाजपा के भी कई सारे पुराने नेताओं को यह बात समझनी बहुत ही जरूरी हो गई है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, एक राजनेता कभी भी खुद को रिटायर्ड नहीं मानता है, वो कभी भी रिटायर्ड होता नहीं है। इसीलिए हरीश रावत भी रिटायर्ड नहीं होना चाहते हैं, और इसका प्रमाण यह है कि वो हर पल अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ कर रखते हैं। यह उनकी राजनीतिक खासियत है, राजनीतिक कुशलता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आप गौर कीजिए, उन्होंने देहरादून में 24 घंटे का धरना समाप्त करने की घोषणा के साथ ही अपना अगला कार्यक्रम तय कर लिया है। अब वो जनवरी के दूसरे हफ्ते में 12 घंटे का एक और धरना देंगे, और यह धरना इकबालपुर चीनी मिल पर होने वाला है। वो गन्ना किसानों के हक की लड़ाई वहां पर लड़ने वाले हैं। यह हरीश रावत के संघर्ष का अगला पड़ाव होगा। देखना होगा हरीश रावत के छोटे छोटे पड़ाव उनको लोकसभा चुनाव में हरिद्वार की लोकसभा सीट या फिर किसी अन्य लोकसभा सीट तक पहुंचाते हैं या फिर नहीं पहुंचाते हैं। उनको अपने इन छोटे छोटे पड़ाव से राजनीतिक सफलता कितनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह तो समय का फैसला करने का अधिकार है, जिसका केवल इंतजार ही किया जा सकता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।